गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल कुमार फिर से आप सभी के सामने आज लाइव हूँ और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह वीडियो आप सभी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को खास करके आप सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट यानी प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया था उस प्रीवियस वीडियो में आप सभी को कायिक जनन पढ़ाया गया था, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मैंने बताया था कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन में मैंने बताया था कि जब किसी जीव शरीर के भाग, यानी शरीर कहने का मतलब यहाँ कायिक पौधे में ही होता है, इसलिए कायिक यानी पौधे का शरीर का भाग के द्वारा अपने संतान पैदा करने की प्रक्रिया को ही प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और कायिक जनन के लिए, प्राकृतिक कायिक जनन के लिए 3 तरह के अंग मौजूद होते हैं पौधों में। पहला होता है जड़, तना और पत्तियां। ये तीनों अंग अलग अलग तरीके से नए संतान की उत्पत्ति करती है। इनमें से मैंने पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन को पढ़ाया था। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन में मैंने बताया था कि जब कायिक प्रजनन की प्रक्रिया पत्तियों द्वारा हो रही हो तो उस प्रजनन को पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं, जिसका उदाहरण मैंने ब्रायोफिलियम दिया था, है ना, जिसे हम लोग आम भाषा में पत्थर चट्टा, कोई पत्थर चूर, अन्य अन्य भाषाओं में लोग उसे जानते हैं। अब मैं आपको इसके अगले पॉइंट्स में ले चलता हूं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तने द्वारा कायिक प्रजनन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके द्वारा तने द्वारा कायिक प्रजनन। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि तने द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है इसमें भी यही प्रक्रिया होती है। क्या होता है कि जब पौधे अपने तने के द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो तने द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। चलिए, तब मैं आगे की बात करता हूं। तो आप पहले समझना होगा कि पहले तने क्या है, तने कैसे होते हैं। तना यानी पौधे का अंकुरण के पश्चात जो बाहर हिस्सा निकलता है वही तना रहता है, लेकिन कुछ कुछ पौधों में अंदर भी रह जाता है। तो उस आधार पर मैं देखूं तो तने दो तरह के हैं, एक है अर्धवायवीय तने और दूसरा होता है भूमिगत तने, जो प्राकृतिक तौर पे होते हैं। तो जो प्राकृतिक तौर पे होते हैं उनमें कायिक प्रजनन जो होते हैं वो दो ही तरह के पौधों में, तने में होते हैं। जो प्राकृतिक कायिक जनन होते हैं तने द्वारा, वो दो ही तरह के तनों में होते हैं, एक अर्धवायवीय तने में होते हैं और एक भूमिगत तने। अर्धवायवीय तने यानी वैसे तने जो क्या हो वैसे तने जो कहाँ होते हैं, जो जमीन के सतह पर होते हैं। एक तो वह आम भाषा में कहा जाए कि जमीन पर लेटे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे तने जो है अर्धवायवीय तने होते हैं। अर्धवायवीय तने क्या करते हैं कि अर्धवायवीय तने के भी प्रकार होते हैं, जैसे ऊपरी भूअस्तारी तना, अंत भूअस्तारी तना, भूअस्तारिका और भूअस्तारी। तो जो भूअस्तारी तना है उसमें क्या होता है कि जो भू स्तर, भूमि के जो निचले स्तर पर, यानी भूमि के पूर्ण स्तर पर ही ये तने मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें भूस्तरीय तना कहा जाता है। इसके उदाहरण है घास, खट्टी भुट्टी, लान घास, सेंटेला, है ना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, है ना। ऊपरी भूस्तरीय के क्या है, दूब घास, खट्टी भुट्टी, लान घास, सेंटेला। याद रखना है, बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊपरी भूस्तरीय का एक उदाहरण दे, तो आपको याद रखना होगा दूब घास, खट्टी भुट्टी, लान घास और सेंटेला। ये क्या है, कायिक प्रजनन के ये उदाहरण है। कौन कायिक प्रजनन के, तो तने द्वारा ऊपरी भूस्तरीय तने का क्या है, ये उदाहरण है। उसके बाद है अंत भूस्तरीय। ये क्या होता है, तो यह भूमि के थोड़ा सा अंदर, यानी इसके जो तने होते हैं वो थोड़ा सा अंदर रहते हैं, थोड़ा सा बाहर रहते हैं, ये अंत भूस्तरीय तने होते हैं। इसका क्या होता है, उदाहरण पुदीना, जो आप देखते हो चटनी उटनी बना के खाते हो लोग ना, वही पुदीना, उसी पुदीना की बात हो रही है। यह है गुलदाउदी। ये दो उदाहरण है अंत भूस्तरीय तने के। किसके उदाहरण है, तो अंत भूस्तरीय तने के उदाहरण है। इसके बाद तीसरा है भूअस्तारिका। भूअस्तारिका का मतलब होता है कि जो इसका लगभग जो है
मतलब आंशिक रूप ही उसके तने दिखाई दे, बाकी सब जो है जमीन के अंदर, या जमीन के लिए, इसके लिए खास करके यह जल के लिए यह माना गया है। इसको जो है, इसके जो तने होते हैं वो जल के अंदर प्रतीत होते हैं, यानी जलीय पौधों के लिए यह तना जो है यह काफी ज्यादा जो है ऐसे कायिक जनन जलीय पौधों में ही होते हैं। तो ऊपरी भूस्थायिका में उदाहरण में जलकुंभी, समुद्री शोक, वाटर सेल्ट्स, यानी जो भूस्थायिका तने होती हैं वो प्रायः जलीय पौधों में ही ये तने पाए जाते हैं। तो इनके उदाहरण क्या क्या है वो हम सभी देखेंगे यहाँ। पहला है जलकुंभी, समुद्री शोक, वाटर सल्ट, है ना। इसके बाद हम आते हैं चौथा जो है भूस्थायी। ये एक ऐसा तना है जो कि भूमि के एक तरह से देखा जाए तो ये पूर्ण अंदर होता है, परंतु इसकी कुछ आंशिक हिस्से जमीन के बाहर होते हैं। यह भूस्थायी तना है। इस भूस्थायी तना का उदाहरण है एस्ट्रोबेरी, बेली एस्नेरिया, कोलोकेशिया। ये जो 3 उदाहरण हैं, एस्ट्रॉबेरी, बेली एस्नेरिया, कोलोकेशिया, ये भूस्थायी तने के उदाहरण है। अब बात आती है कि आप इसको कैसे कैसे समझेंगे कि कायिक जनन क्या होता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि जब किसी अर्धवायवीय तनों के, है ना, कि क्या तो सतह के ऊपर जब कायिक प्रजनन हो रहा हो तो उसे भूस्थायी तने द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। वैसे ही अंतर्भूस्थायी यानी जो भूमि के लगभग आधा अंदर और ये जल के सतह के अंदर, और ये क्या है भूमि के पूर्ण रूप से आंशिक रूप से दिखने वाला तना है। इसमें क्या होता है कि ये सभी के उदाहरण है, और याद रखना आपको उदाहरण हमेशा याद रखने हैं सबके, है ना। तो ऊपरी भूस्थायिका तने के उदाहरण याद रखने हैं आपको, अंतर्भूस्थायिका तने का उदाहरण याद रखना है आपको, भूस्थायिका तने का उदाहरण याद रखना है, और किसका तना उदाहरण रखना है याद, भूस्थायी तने का। इस प्रकार से हमने अर्धवायवीय तने के प्रकार को समझा और इनमें कायिक जनन को भी समझा। आप जानते हैं कि दूब घास में भी कायिक जनन प्राकृतिक यानी स्वयं से स्वतः से होता है इनमें। अब हम बात कर रहे हैं भूमिगत तना। भूमिगत तने के प्रकार को समझ लेते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं। तो भूमिगत तने के भी कई प्रकार हैं, जैसे प्रकंद, घनकंद, कंद और शलकंद, है ना बच्चों। तो हमें याद रखना है कि क्या होता है कि प्रकंद द्वारा भी क्या होते हैं, तो नए पौधे का यह भी तना ही है, इसके द्वारा भी नए पौधे की उत्पत्ति होती है। प्रकंद, घनकंद, ये भी एक तना का स्वरूप है। इसमें भी क्या होता है कि पौधे जो है तने द्वारा कायिक प्रजनन करते हैं। कंद, ये भी तना वाला हिस्सा है, ये भी क्या होता है, तो तने द्वारा कायिक प्रजनन होता है। सलकंद, ये भी तना वाला भाग है, इससे भी कायिक जनन होता है। तो सबसे पहले इन तनों के उदाहरण सबसे पहले हमें जानना होगा। प्रकंद जो होता है, वह प्रकंद का जो उदाहरण होता है वह होता है केला, अदरक, हल्दी, कमल, टाइफा, एंडियटम, है ना, एंडियटम। अब जो है फिर से एक बार आप लोग देखेंगे प्रकंद का उदाहरण, केला, अदरक, हल्दी, कमल, टाइफा, डायंटम, है ना। इसके बाद है दूसरा होता है घनकंद। घनकंद यानी जिसके ऊपर जो कंद लगे होते हैं वो मतलब 1 2 3 4 लाइन से क्या होते हैं, कंद जो चारों तरफ से लगे हुए प्रतीत होते हैं। घनकंद क्या होता है, इसका उदाहरण अरबी, जमीकंद, क्रोकस, याद रखेंगे, अरबी, जमीकंद, क्रोकस किसके उदाहरण है, तो घनकंद के उदाहरण है। इसके बाद है कंद। कंद का उदाहरण आलू है, और भी कुछ होगा लेकिन हमने सिंपल रूप में एक ही लिखा है, आलू। आप लोग जानते होंगे कि आलू जड़ द्वारा प्राप्त करते हैं, तो नहीं, आलू जो है वो पौधे का तना वाला हिस्सा होता है। उदाहरण में भी केला का भी जड़ नहीं होता है, केला का भी तना होता है। अदरक जो हम लोग खाते हैं ना वो भी तना होता है। हल्दी जो हम लोग खाते हैं वो भी तना होता है। कमल जो प्लांट्स का जो रूट उससे नए संतान पैदा होते हैं वह किसके द्वारा होते हैं, उसके तने द्वारा ही होते हैं। टाइफा भी, है ना, इसका द्वारा कंद भी आलू में है। अब बात आती है अरबी, आपने देखा, जमीकंद देखा घनकंद में, कंद में आपने आलू देखा। वहीं अब बात आती है शलकंद की। शलकंद यानी वे कंद जो कटे कटे हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण में हमने बताया प्याज, लहसुन, नारिशस। प्याज आपने देखा है ना, प्याज जो होता है जो हम खाते हैं, जो हमारे दिनचर्या में सब्जियों में काट कर खाई जाती है, वो किसके उदाहरण है, तो शलकंद के उदाहरण है। प्याज, लहसुन और नारिशस। अब आपको याद रखना है कि इन सभी में अधिकतर पूछा जाता है कि
ऊपरी भूस्तरिका तना द्वारा कायिक प्रजनन का एक उदाहरण दे, तो आपको ये देना होगा। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि शल्क कंद का एक उदाहरण दे, तो आप यहाँ प्याज लहसुन किसी एक में से चुन सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आप भी मेरी बातों को समझ रहे हैं, है ना बच्चों। अब मैं इसी के साथ मैं इस पॉइंट को खत्म करता हूं। बाकी अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, या फिर जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो आप मुझसे मिले या मेरे क्लास को ज्वाइन करें। मैं उसमें आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, कि वीडियो बना रहा हूं, इस पर ज्यादा विस्तारित रूप से चर्चा करना संभव नहीं है मेरे लिए। अगर लॉकडाउन खत्म होता है आप मिलिए, मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, मैं उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। अब जो मेरा अगला पॉइंट होगा बच्चों, वह होगा जड़ द्वारा कायिक जनन। आज लगभग मैं कायिक जनन लगभग खत्म ही कर दे रहा हूं। तो चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब जो है मेरा पॉइंट होगा वो होगा जड़ द्वारा कायिक प्रजनन। बच्चे हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है, बहुत लोग कहते हैं कि काफी आसान है, जो चाहे वो पढ़ा ले, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत ही सरल और जटिल सब्जेक्ट भी है ना। आज बायोलॉजी का ही देन है कि आज आप लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स कार्य कर रहे हैं वो बायोलॉजी पढ़ के ही आए हैं। और आज के बाद का लग रहा है हमें आने वाले भविष्य में जो भी युद्ध कहा जाए या हमारे रक्षक होंगे वो डॉक्टर ही होंगे, और ऐसे भी डॉक्टर को भगवान की श्रेणी दिया गया है ना। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूं। बात होती है तो जड़ द्वारा कायिक जनन, है ना, जड़ द्वारा कायिक जनन। अब आप बात समझेंगे कि जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे। तो आप सभी जानते हैं कि जड़ द्वारा कायिक जनन, पहले मैं एक बता दूं कि जब कोई पौधा अपने जड़ों के माध्यम से नए पौधे की उत्पत्ति करता है तो उसे जड़ द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है ना। उनमें से मैं आपको बता दूं, जड़ द्वारा कायिक प्रजनन में आपने देखा होगा, है ना, शकरकंद, डहलिया, है ना, शीशम का यानी शीशो, जिसको शीशो कहा जाता है, शीशम, वो भी अपने जड़ द्वारा ही नए पौधे की उत्पत्ति करता है। साथ ही शकरकंद, अलुआ जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं, तो जैसे कि क्या होते हैं, ये सभी जो है जड़ द्वारा कायिक प्रजनन करते हैं। तो आपको याद रखना है जड़ द्वारा कायिक प्रजनन कैसे। तो जब कोई पौधे जड़ द्वारा अपने जैसे पौधे की उत्पत्ति करे तो उसे जड़ द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने बताया शीशम, है ना, इसके बाद क्या बताया हमने, शीशम बताया, शकरकंद बताया, है ना, इसके बाद डहलिया बताया, है ना। चलिए तो इसके साथ जो है आपने ये मेरी बातें समझी होंगी, और अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे नेक्स्ट, आपको लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसके बाद आप मिले हमसे, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं और अच्छे से। तो इस रूप में प्राकृतिक कायिक जनन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। तो मैं अपने पढ़ाए हुए क्वेश्चन को यहाँ अब मैं पढ़ा खत्म करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग के पास बुक है, लूसेंट का बुक है ना, भारती भवन का बुक है, या फिर एनसीईआरटी का बुक है, जो भी प्रकाशन का बुक है, आप अपने घर पे ही उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। साथ ही साथ मैं आप सभी बच्चों से एक बार फिर से कहूंगा, जो भी बुक का पॉइंट है सबको पढ़ डालिए। याद करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उसे पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ना है। मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप उस किताब को के पॉइंट्स को आप पूरा पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग 70% क्लियर होगा खुद से। याद रखना है, अगर आप अपने बुक को रेगुलर रीडिंग देते हैं तो उस रीडिंग देने के क्रम में आप 70% ऑब्जेक्टिव खुद से आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन भी आपको दूं जो आप सभी घर पे बनाएं। चलिए मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब भी करें। चलिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।